ज्ञान प्रेमियों, नमस्कार। आपने इकोनॉमिक रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन, जागतिक मंदी, ये सब विषय पे बहुत बार सुना है, लेकिन इन वर्ड्स को हम बहुत गहराई से नहीं जानते हैं। इसमें से एक छोटा सा सबसेट है जिसके ऊपर आज मैं फोकस करने वाला हूं। उस विषय का नाम है सब प्राइम क्राइसिस। दोस्तों, हम लोग चाइनीज मटेरियल के बारे में एक राय रखते हैं, और होता यह है कि हमारे पास जो मटेरियल आता है उसकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा अक्सर बोला जाता है। ऐसा क्यों है? उसका मतलब ये है, उसका रीजन ये है कि चाइनीज मटेरियल जो होता है वो एक पर्टिकुलर रेवोल्यूशन के तहत क्रिएट किए गए मटेरियल है, और उन्होंने उस प्रोसेस में ए, बी, सी, डी इस टाइप के मटेरियल्स उन्होंने क्रिएट किए हैं। ई मटेरियल भी हो सकता है शायद। और मुझे नहीं पता कि हमारे पास जो मटेरियल आता है वो डी है या ई है, लेकिन निश्चित तौर पे ये तो बात सही है कि एकदम निकृष्ट दर्जे का जो सामान होता है वो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास आता है। तो फिर वो ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी का मटेरियल कहाँ जाता है? तो होता यह था कि ये जो ग्रेड ए और ग्रेड बी का मटेरियल था, ये जो सदर्न मार्केट्स है, जो डेवलप्ड मार्केट्स है, जैसे कि यूएस, यूरोप, जापान, ये सब मार्केट्स में ये प्रोडक्ट जाने लग गए। बाकी सब जगह तो सब कुछ अच्छे से लोगों ने हैंडल कर सके थे, लेकिन सबसे ज्यादा मार जो है वो पड़ी यूएस मार्केट को। उस यूएस मार्केट में क्या चैलेंज हो गया कि यूएस में प्रोड्यूस किया हुआ जो मटेरियल था वो महंगा महसूस होता था एज अगेंस्ट दैट विच वाज मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, इंपोर्टेड, एक्सपोर्टेड टू चाइना, अमेरिका, और वहां पर जब बेचते थे तो उसकी कीमतें रिलेटिवली कम थी। ऐसा बहुत मार पड़ने लग गया। तो जो अमेरिकन इंडस्ट्रीज थी तो उनको सफर तो करना ही था, और उनका सेल कम होने के कारण उनको सफरिंग करनी पड़ी। तो ये सब जब होने लग गया तो नेचुरली गवर्नमेंट जाग गई और उसके समझ में आया कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है और इसका कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। तो जो करेक्शन करने की बात उन्होंने की, उस करेक्शन में उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा कौन सा मार्केट है जिसमें चाइनीज लोग इन्वेड नहीं कर सकेंगे। तो उनको पता चला कि एक सेक्टर है जिसमें चाइना नहीं कुछ कर सकेगा, और वो सेक्टर था हाउसिंग सेक्टर। तो यूएस गवर्नमेंट ने हाउसिंग सेक्टर में एक नया बूम लाया, और उन्होंने अरेंज किया कि वो बड़े तादाद पर हाउसिंग का निर्माण करेंगे। तो उसके चलते हाउसिंग निर्माण की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई। तो आप जानते हैं कि हाउसिंग से रिलेटेड जितना मटेरियल होता है, जैसे सीमेंट होता है, स्टील होता है, फर्नीचर होता है, हार्डवेयर होता है, जो भी मटेरियल है उससे वो सारी चीजें बहुत फास्ट मोड में मैन्युफैक्चर होने लग गई, और इकोनॉमी को एक वापस बूम मिल गया। अब होता क्या था, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग, वो हाउसिंग बनना चाइना में, अमेरिका में था, तो नेचुरली चाइनीज लोगों के लिए वो रोल नहीं था, क्योंकि जगह जो थी, जमीन जो थी, वो यूएस में ही थी। तो जब यह हुआ तो एक पूरी प्रोसेस चली और सडनली एक अमेरिकन इकोनॉमी को बूम मिला। अब हुआ यह कि एक प्रोसेस हो गई कि जितनी हाउसिंग की रिक्वायरमेंट थी वो हाउसिंग की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है। जब वो हाउसिंग पूरी बन गई तो अब उसको सेल करना है, तो सेल्स की प्रोसेस चालू हो गई। तो गवर्नमेंट ने कुछ मोबिलाइजेशन किया, और उस मोबिलाइजेशन के अंतर्गत उन्होंने ये किया कि घर बांटने शुरू किए, मतलब लोगों को लोन देना चालू किया, और लोन देके लोगों से कहा कि आप लोग घर खरीदिए। प्रमोट करना चालू किया उन्होंने बिग वे। होम फाइनेंस की जो प्रोसेस थी उसको बहुत ज्यादा उन्होंने स्ट्रीमलाइन कर दिया, ताकि जितने लोग हो सके वो नया नया घर ले सके। तो नए नए तौर तरीकों के बहुत अच्छे से फैशनेबली डिजाइन जो घर थे, उनके कारण बूम आने लग गया, और सडनली बहुत सारा वो जो आउटपुट था, जो इकोनॉमी थी जिसके जिसमें सीमेंट, स्टील एक्सेट्रा, इसका बूम था, वो बूम एक स्टेप और आगे चला गया। अब जब ये आगे चला गया तो घर बिक्री चालू हो गई, फाइनेंस भी चालू हो गया, तो फिर से एक और बूम देखने मिल गया। तो नेचुरली फाइनेंस सेक्टर में भी थोड़ी सी बूम आ गई। लेकिन हुआ यह कि जो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस थे, नॉर्मल तरीके थे, जो लोन सैंक्शन करने की प्रोसेस थी, वो तो सैंक्शन हो गई और लोगों ने घर लेना चालू कर दिया। बाद में एक लिमिट आ गई कि अब घर बिक्री बंद हुए, तो उन्होंने क्या किया कि उस फाइनेंस प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज किया और उसमें कुछ एडजस्टमेंट किया। मिसाल के तौर पर आपको बताता हूं, उस वक्त जो नॉर्म्स थे, वो नॉर्म्स ये थे कि यदि मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए की सैलरी है, एनुअल सैलरी, सो उसको मल्टीप्लाई करते थे वो लोग 14% से। तो इसका मतलब है कि 14 लाख, तो आपकी सैलरी एक साल की 1 लाख, उसको मल्टीप्लाई किया 14 से, विच इज 14 लैक्स, और उसका 20% जो है वो आपका लोन अमाउंट था। इसका मतलब ये था कि यदि आपकी एनुअल सैलरी 1 लाख रुपया है तो 2,80,000 रुपए का लोन आपको मिल सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि उसको थोड़ा ट्वीक किया।
जिन लोगों को थोड़ी कम सैलरी थी उन लोगों को उन्होंने पहले अलाउ किया कि पहले तो ये तो होता था कि जब हाउसिंग फाइनेंस देना है तो आपके सारे पेपर्स क्लियर होने चाहिए। फिर उन्होंने ये किया कि भैया आपकी पक्की सैलरी होनी चाहिए, आपके 3 महीने के 6 महीने के आपकी सैलरी स्लिप सबमिट कीजिए। लेकिन फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन करना पड़ा उनको, जिन्होंने कहा कि ठीक है, आपके पास में पक्की सैलरी जॉब नहीं भी होगी तो हम आपको रिलैक्स करेंगे और अलाउ कर देंगे। वो उन्होंने अलाउ करना चालू किया। ये जो नॉर्म्स थे, मैंने बताया कि 20% ऑफ मल्टीप्लाइड बाय 14 वाला जो नॉर्म्स था उसको भी थोड़ा सा ट्वीक किया गया, और इस तरह से बात थोड़ी आगे चलने लगी। लेकिन कितना सेल होता, होते 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 बात तो बंद हो गई, और तब तक स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री जो थी, ये जो बूमिंग इंडस्ट्रीज थी, वो सडनली बंद होना चालू हुई, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं थी। हाउसिंग अभी सेलिंग करने की प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। तो अब यह हो गया कि भैया जो लोग वहां पे काम करते थे उन लोगों की जॉब्स जाने लग गई, या जॉब्स कम होने लग गई। तो इसके कारण फिर से एक नया चैलेंज आ गया, और वो नया चैलेंज ये था कि बहुत सारे लोग जिनके पास में रेगुलर सैलरी थी, वो सैलरी इनकम्स में थोड़ी सी रिसेशन आ गई, तो वो सैलरीज लोगों को मिलना बंद हो गया। तो थोड़े थोड़े डिफॉल्ट्स होने लगे। आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ कारण होता है, तो उसके कारण ईएमआई की डिफॉल्ट होती है, और बैंकिंग किस तरह से काम करता है आपको पता है, किस तरह से आपके पीछे पड़ जाते हैं। वट वो सब कुछ हुआ ऐसे, और वो चलते चलते एक ऐसे दौर पे आ गए जहां हमको ये पोजीशन आ गई कि बैंकों को कुछ नया सोचना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया कि वो जब देखे कि उन्होंने यहाँ प्रॉब्लम होने लगी, तो उन्होंने एक नई शक्ल लगाई, और उन्होंने क्या किया कि अपने जो जितने लोन्स थे उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। जो सब रेगुलर चल रहे थे वैसे सारे उन्होंने एक जगह लिए। फिर उन्होंने एक दूसरा काम किया कि जो ठीक है, ज्यादा गड़बड़ नहीं हो रही है, थोड़े थोड़े से गड़बड़ हो रही है, पॉजेस होते जा रही है, उनको एक अलग सेट बनाया, और तीसरा एक सेट बनाया जिसमें बहुत ज्यादा डिफॉल्ट होने लगे। और ये सब उन्होंने अलग अलग फंड्स क्रिएट किए, और ये फंड्स क्रिएट करके ये सब्सक्रिप्शन वो बाहर के देशों में जाने लग गए। तो देश यूरोपियन देश थे, जैसे स्वीडन है, फिनलैंड है, पोलैंड है, इन सब देशों में जहां जो उनके पेंशन फंड्स एक्सेट्रा थे, उन लोगों को जाके उन्होंने पिच किया। अब लालच की बात तो है ही, उनको पता चला कि अरे अमेरिका में इन्वेस्ट करने को चांस मिल रहा है, व्हाई लीव दैट चांस, तो उन्होंने तुरंत ये सब फंड्स पे पैसा लगाना चालू कर दिया। अब हुआ ये, उनको पहले 6 महीने के तो सब उनके रिटर्न्स, उनका जो कुछ इंटरेस्ट रिटर्न्स था वो इंटरेस्ट रिटर्न्स उनको मिल गया, तो वो लोग सब खुश थे। लेकिन आप तो जानते हैं कि ये बना ही, ये फाउंडेशन ही गलत तरीके पे बना था। अब हुआ ये कि इस फाउंडेशन में गड़बड़ होने लग गई, तो थोड़ी थोड़ी चिंता होने लग गई। अभी नेचुरली अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ वो डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते, लेकिन चैलेंज तो होने लग गई थी। अब ये चलते चलते एक ऐसी पोजीशन आ गई कि अब वो फंड्स भी है, जो अब नए फंड्स नहीं मिलने की पोजीशन थी, तो बैंकों में के साथ में और प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन आप जानते हैं कि जब हाउसिंग फाइनेंस दिया जाता है, तो हाउसिंग फाइनेंस में वो जो प्रॉपर्टी होती है वो मॉर्गेज होती है। तो बैंकों ने कहा कि ठीक है ना, हम लोग एक काम करते हैं, वो बैंकों जो घर है उनको हम नीलाम कर लेते हैं और अपना पैसा वसूल कर लेते हैं। जब ऐसा करने की कोशिश की, तो एक नई मुसीबत उनके सामने आई। ऐसा था कि उस घर के लिए डिमांड ही नहीं बची थी, क्योंकि अमेरिकन पॉपुलेशन बहुत बड़ा नहीं, हमारे जैसी तादाद है, वो उस लेवल की थी नहीं। आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जिनके पास में घर नहीं है, लेकिन आर्थिक सधनता, डेवलप इकोनॉमी होने के कारण वहां हाउसिंग की इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। अब गाड़ी यहाँ पर अटक गई कि वो घर तो बिक नहीं रहे थे, और फाइनली ये हुआ कि जब उन्होंने एक्चुअल बेचने की कोशिश की, तो उनको पता चला कि जो कीमतें उन्होंने असेसमेंट की हुई है, वो कीमतें भी टैली नहीं कर रही। मिसाल के तौर पर सपोज आप मान के चलिए कि आपने एक 8 लाख रुपए का एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपने लोन दिया है। अब वो उसके ऊपर इंटरेस्ट चढ़ते जाएगा, और अगर वो सपोज उसको कोई पे नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि 8 लाख का अमाउंट जो है वो 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख पे चले जाए। मान के मिसाल के तौर पर मानते हैं कि वो 12 लाख पे चला गया, तो अब बैंक ये चाहेगी कि भैया 8 लाख पे जो 12 लाख है, पहले उसको देखते रिकवर करने की, कि ठीक है 12 लाख नहीं है, 11 लाख दे दीजिए, 10 लाख दे दीजिए। वो भी कोशिश की, इनिशियल डेज में शायद उनको सक्सेस मिली उसको, लेकिन फिर एक ऐसा पोजीशन आ गया कि 8 लाख का घर था, और 8 लाख ही वसूल करने करने की उनकी नौबत आ गई। लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी ये दौर आ गया कि वो सडनली ये हो गया कि जो 8 लाख उन्होंने रेंट आउट किए थे, जो उन्होंने लोन आउट किए थे, वो घर 6 लाख, 5 लाख, इवन 4 लाख में बिकने लगे। अब हो गई प्रॉब्लम बैंकों की, क्योंकि बैंकों का कैपिटल जो है वो राइट ऑफ करने की नौबत आ गई। और ये जो क्राइसिस थी, इस क्राइसिस को बोलते हैं सब प्राइम क्राइसिस। तो हुआ ये कि 2007 से 2010 के बीच में जो दौर चला था, तब का ये नाम प्रचलित हुआ सब प्राइम क्राइसिस। क्यों हुआ? क्योंकि बैंकों ने लोन ज्यादा दिया था, लेकिन उनके पास में जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की थी, जिसके बारे में वो नाज कर रहे थे कि नहीं ये तो हमारे पास प्रोटेक्शन है, लेकिन उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू उससे कम हो गई।
और उसके चलते बैंकों में प्रॉब्लम हो गई। और आपने सुना होगा लेहमन ब्रदर्स नाम की एक बैंक थी, जो पहली बैंक थी जो क्रैश हुई, और उसके बाद में दौर चालू हुआ। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की, गवर्नमेंट ने कुछ कई स्कीम्स रन की, देखा एक के बाद दूसरी बैंक, तीसरी बैंक, चौथी बैंक ये क्रैश होने लग गई, और इस तरह से आर्थिक मंदी पूरे जग में छा गई थी। फिर उसके बाद में इसका फॉलो अप करते हुए यूएस गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज चलाई और फिर उसका रिवाइवल किया, और रफली 2017-18 के आसपास जाके वो जो इकोनॉमिक क्राइसिस का फटका जो उनको पड़ा हुआ था, जिसका जो उसके कारण उनको तकलीफ हुई थी, वो सब कुछ जाके तब जाके रियलाइज हुआ, और आगे फिर इकोनॉमी ने फिर से एक नया दौर लिया। दोस्तों, हमने अगर नॉवेल्स पढ़ी हुई है तो हम ग्रेट रिसेशन ऑफ 1929 के बारे में अक्सर डिस्कस करते हैं, लेकिन सब प्राइम क्राइसिस जो 2007 से 2010 के बीच में चली, जिसमें कई बैंकें लपेटे में आ गई और मुश्किल में पड़ गई, वो दौर ये था, और इस तरह से कुछ हुआ है। आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिए, आज तो हम इंडिया में जब हम रहते हैं तो हाउसिंग बूम है, हाउसिंग की हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसलिए हम बड़े निश्चिंत होकर रहते हैं कि हाँ ठीक है ना, हाउसिंग में तो बूम चलते रहेगी, तो इसलिए हम लोग हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन आप लोग को जानना ये जरूरी है कि इस तरह से कुछ हुआ है दुनिया में। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पे अवगत रहे और उसके ऊपर ध्यान रखें, और इस बात से अभिज्ञ न रहे। तो दोस्तों, होने दीजिए कि आप लोग अपनी जो फाइनेंशियल प्रूडेंस है उसके ऊपर ध्यान देंगे और इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।